हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आ रही है। 27 जुलाई समीक्षा अधिकारी की जो री एग्ज़ाम होना है, लेकिन उससे पहले हम लोग पीवाईक्यूज़ की एक सीरीज़ लेकर चलेंगे और जिसमें हम लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और ये लगातार जो नया ट्रेंड आ रहा है, यहाँ से आपको ये भी सीखना है कि अगले बचे हुए 2 महीनों में अभी भी जो आपकी कमियां हैं उसको सही कर लिया जाए, क्योंकि अभी आपके पास मई का समय है, जून का समय है और 27 जुलाई को पेपर है। अप्रॉक्स 2.5 महीने का समय है। तो हम लोग केवल पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा, बल्कि इसके साथ एनालिसिस भी करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से सेक्शन से आपके प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं आप लोग ग्लैंस एकेडमी और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया गया है, या फिर आप ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल करके भी सर्च कर लेंगे, जिसमें आपको 15,000 से अधिक सब्सक्राइबर मिलेंगे, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर क्लास करा दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी यार टाइम नहीं था। 29 जून से मेरा मेंस है इस बार 2024 का फिर से, तो उसकी वजह से समय बहुत कम मिल पाता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा की तिथि दी हुई है 11 फरवरी 2024 दी हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले ही क्वेश्चन से हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि पहले क्वेश्चन से हम क्यों कर रहे हैं। हालांकि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी पार्ट 1 के नाम से, उसमें क्या था ना, थोड़ा सा पीडीएफ में क्वालिटी बहुत खराब थी, या यूँ कहे कि बहुत आपको हाई पिक्सल पे देखनी पड़ रही थी, जिसके बाद क्वालिटी कहीं कुछ ठीक मिल पाई थी। क्योंकि मैं भी अभी शुरू शुरू में चीज़ों को सीख रहा हूँ, तो फिर मैंने अपने टीम मेंबर से कहा तो उन्होंने इस पीडीएफ को बहुत अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहली वाली वीडियो देख ली तो कोई इशू नहीं है, दोबारा हम लोग 1 से कर रहे हैं। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपका देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता है। अब यहाँ पर पहले आपके दिमाग में ये खोलना चाहिए कि सर ये प्रश्न क्या साइंस का है या ज्योग्राफी का है। तो देखा जाए दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, जिसे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऊपर वाले में अगर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है पानी का, तो ये आपका साइंस का टॉपिक है। अर्थात दोनों ही टॉपिक को क्या कर दिया गया, दो अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक को मर्ज करके एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना दिया गया है। चलिए यहां पर अब इसकी व्याख्या को एक बार समझते हैं पहले ढंग से। देखिए, पहली चीज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है, इसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में जब आप किसी पानी को खौलाते हैं या गर्म करते हैं, तो सामान्यतः वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है। मान के चलते हैं कि अगर आप इस दौरान आप चावल को पका रहे हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, चावल पका रहे हैं, तो आप देखोगे कि लगभग 15 मिनट का समय लगता है और आपका चावल पक जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलने पर। लेकिन जैसे ही आप एटमॉस्फेरिक के दबाव को कम करने के लिए ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, यही पानी 60 डिग्री सेल्सियस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस पर खोलने लगता है और 5 मिनट में ही ये पानी खोलने लगता है। यानी क्या कह रहा है, क्वथनांक इसका घट गया। लेकिन चावल आपका तब भी कच्चा रह जाता है, पकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अच्छे से प्रेशर बन सके, प्रेशर कुकर के अंदर बंद रहेगा तो 60 डिग्री सेल्सियस पर भी चावल पक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्वथनांक तो घटता है भाई, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। कैसे? इस चीज को अगर मैं चेक करा दूं आपको, तो देखिए कैसे जो है कि मैंने कहा कि भाई क्या वायुमंडल दाब बढ़ता है कि नहीं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सर जो ये पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, ये क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई है, तमाम अलग अलग प्रकार की गैसों से घिरी हुई है। और इसी गैस के ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कह देते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक वायुमंडल दाब लगता है, जिसमें आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ओजोन हो गई, हीलियम हो गई, तमाम प्रकार की गैसें हैं। लेकिन जैसे ही आप घूमने जाते हो, मसूरी, नैनीताल, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, आपका शरीर हाँफने लगता है, आप थक जाते हो कि बहुत जल्दी जल्दी, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करने जाते हो या फिर अन्नपूर्णा देवी की, तो अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये अपोजिट स्टेटमेंट है। एक और एग्जांपल इसी का है कि जब आप
फ्लाइट में बैठते हो तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, फ्लाइट जब क्षोभ मंडल में प्रवेश करती है रनवे से, फिर समताप मंडल में, तो धीरे धीरे वायुमंडल का दाब कम होता है और आपके पेन की इंक क्या होती है, बाहर निकल जाती है वायुमंडलीय दाब की वजह से। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, अर्थात ए सही है, आर गलत है। तो ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी व्याख्या भी अगर आप चाहो तो मैं पढ़ा देता हूं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या को अगर आप देखना चाहोगे, नहीं तो कहोगे सर आप व्याख्या नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन वही चीज जो मैंने अच्छे से डिफाइन की है वही लिखी हुई है कि दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो, जिस कारण क्वथनांक भी घट जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रकार से कथन तो सही है लेकिन कारण गलत दिया हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, वायुयान में बैठे व्यक्ति के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव हो जाता है। तो जो चीज मैंने पहले डिफाइन कर दी वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अगर हम कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। अब यहां पर भी आपको क्या देखना होगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या पैटर्न मिलेगा, आइए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। यहां पर ऑप्शन आपके सामने दे रहा है मेरे दोस्त, अभी भी थोड़ा थोड़ा पीडीएफ मेरे दोस्त ऊपर नीचे हो जा रही है, तो थोड़ा सीख लेते हैं, जल्दी सीख लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि ये क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान के कोई करंट अफेयर से तो संबंधित है नहीं, ये एक एंशियंट पीरियड या यूं कहें कि जब मिडवल पीरियड की शुरुआत हो रही थी उस समय से संबंधित है, या इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हो कि ये महमूद गजनवी से संबंधित है। जब महमूद गजनवी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत में आता है आक्रमण करने के हिसाब से, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है भाई गजनी साम्राज्य को संपन्न बनाना है, लेकिन वो पैसे भारत से लूटना चाह रहा था। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि गजनी और कांधार ये दो शहर तो वर्तमान के अफगानिस्तान में हैं, परंतु आप देखोगे कि यहां पर समरकंद और फरगना ये दोनों ही क्षेत्र मध्य एशिया, एक देश आता है मध्य एशिया में जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या है दोस्तों, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ये कहां से रिलीज हुए हैं, ये यूएसएसआर के विघटन से हुए। जब रसिया का विघटन 1991 में हुआ तो 10-15 देश वहां से अलग हुए, जिसमें तान वाले देश उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये कजाकिस्तान, ये सारे देश वहां से अलग हुए। तो ये चीज आपने समझ। अब यहां पे आपको प्रश्न कैसे समझना है, यहां पर आपको जो प्रश्न को समझना है वो ये समझना है कि सर ये लोकेशन बेस्ड प्रश्न पूछ लिया गया है, तो क्या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर आपने हिस्ट्री को पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से किए होंगे तो आप यहां पे देखोगे कि साउथ इंडिया में कई सारे बंदरगाह होते थे, जैसे ताम्रलिप्ति हो गया, मुजरिस हो गया, मुसरी हो गया, तोंडी हो गया। तो इनकी लोकेशन पूछता है कि ये आज वर्तमान में किस राज्य में स्थित है या फिर किस साम्राज्य के अधीन थे। तो ये लोकेशन बेस्ड प्रश्न है। अफगानिस्तान का भी पूछा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ सल्तनत ऑफ सैयद डायनेस्टी, मतलब सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल क्रम बताओ। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस बार भी एक प्रश्न इसी प्रकार के टॉपिक से आएगा। टॉपिक क्या होगा, कुछ ऐसे शासक हैं जो इतिहास में बहुत ज्यादा रोल प्ले तो नहीं किया है, लेकिन उनकी क्रोनोलॉजी से प्रश्न बनता है। अगर याद करो यूपी पीसीएस का अगर आपने पेपर दिया होगा या देखा भी होगा 24 दिसंबर के पेपर में, उसमें लक्ष्मण सेन परिवार से जो पश्चिम बंगाल के शासक थे इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। क्या सेन परिवार बंगाल के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्या, अगर रहा होता तो आई थिंक आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होता, लेकिन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिसको प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सैयद वंश का भी कोई बहुत ज्यादा रोल हमारे इतिहास में नहीं रहा है, लेकिन प्रश्न काल क्रमानुसार पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, इनकी आपको क्रोनोलॉजी लगानी है। तो अगर आप देखोगे कि जो सबसे पहले खिज्र खां जब आते हैं महोदय 1414 से लेके 21 तक रहते हैं, ये इसके संस्थापक होते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखोगे मुबारक शाह आएगा, कौन आएगा, 1421 से लेकर 34 तक होते हैं। थर्ड नंबर पे आपके मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1434 से लेकर
45 तक होता है। और लास्ट में आपके अलाउद्दीन जो आलम शाह होते हैं वो आते हैं, जिसमें 1445 से लेकर 1451 तक। अब ये कार्यकाल हो गया शुरू। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको मैं थीम के हिसाब से देता हूँ, हालांकि इसका उत्तर तो जाएगा 1, 3, 2, 4, लेकिन आपको 27 जुलाई के लिए कौन कौन से क्रोनोलॉजी याद रखनी है वो मैं आपको थीम बताता हूँ। क्योंकि देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, इस पैटर्न को रिपीट किया जा सकता है। यूपी पीसीएस ने भी रिपीट किया लक्ष्मण सेन से, इससे पहले ये पेपर हुआ था, यहाँ रिपीट हुआ, पीवाईक्यूज जाके देखो वहां भी रिपीट होगा। तो कौन सा पैटर्न रिपीट हो सकता है? पहली चीज, बंगाल के जो नवाब थे उन्हें याद कर लो, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, आलम वो अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासम, ये वाला क्रोनोलॉजी याद करो। इसी तरीके से जो अवध के नवाब हैं उनका भी क्रोनोलॉजी आपको याद करना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। यूपी पीसीएस ने पश्चिम बंगाल के सेन परिवार का पूछ लिया है तो उसे भी याद कर लो। साथ ही साथ औरंगजेब के बाद जितने भी छोटे छोटे शासक हुए, चाहे वो आलम शाह द्वितीय रहे हो, अकबर द्वितीय रहे हो, फर्रुखशियर रहे हो, या जो भी रहा हो, उन सबके क्रोनोलॉजी याद कर लो। ये थीम है मेरे दोस्त, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, तो आप बस रट के जा रहे हो, और रट के कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकलता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखने का यही एक तरीका होता है। चलते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, फिलहाल कल से तो ठीक है, काफ़ी जो है कि कल तो काफ़ी हम लोग परेशान हुए थे इसको एडजस्ट करने में ही। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कि एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है साइंस में। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोज में कि थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा मैथमेटिक्स में मेरा हाथ तंग है, तो मैं यहाँ पे ये प्रश्न नहीं कराने वाला हूँ। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा कैसे प्रश्न आ रहा है साइंस का ही, लेकिन ये चीजें नहीं। हम लोग को जो पढ़ना है वो हम पे बात करेंगे सीधे जीएस वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये आपका एक इरोजन, जो मृदा का क्षरण होता है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा मृदा क्षरण में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो वर्षा का काम करता है। किसका काम करता है? वर्षा का। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे दोस्त, और यूपीएससी का शायद जहां तक मैं याद रख पा रहा हूं कि 2017 या फिर 2019 के पीवाईक्यूज का ये प्रश्न है। और मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बना के अपनी टीम के साथ, किसके? घटना चक्र के। ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामबाण औषधि है, लेकिन घटना चक्र के हमने पूरे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और मैंने यूट्यूब पर 106 क्लास में पूरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट किया है, और वहीं से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन फंस गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरी घटना चक्र अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी अगर आप इन क्लास को देख लोगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। अभी भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर जाना मेरे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में आप देखोगे घटना चक्र के नाम से होगा, साथ ही साथ वहाँ पे 106 क्लासेस की प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। हालांकि इसकी पीडीएफ जो होती है हैंड रिटन, वो हमारी पेड होती है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। साथ ही साथ मेंस की पीडीएफ की जानकारी भी देता हूं। ये देखोगे यहां पर, अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए कंप्लीटली हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें परिणाम शॉर्ट नोट्स होता है। ये आपके प्री ओरिएंटेड होता है, इसी को हम लोग घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स भी कह देते हैं। साथ ही साथ तपस्या शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो प्री प्लस मेंस के लिए होता है। लेकिन अगर स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी हो, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो 2024, 2025, 26, जिसके लिए भी, तो आप ये मेंस के आंसर राइटिंग नोट्स ले सकते हो। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो वो आपको जो कंप्लीट जानकारी मिलेगी मेरे दोस्त, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। मैं अलग से लिख देता हूँ, 8527594636। ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप टीम का, जहां पर आप कांटेक्ट करोगे इसकी पूरी डेमो मिल जाएगी, प्राइस लिस्ट मिल जाएगी, हर एक चीज़ वहां पर मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको मेंस के डेमो अगर दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से मेंस का डेमो देख सकते हो, किस तरीके से आपको मेंस आंसर राइटिंग को प्रेजेंट करना है। जो एग्जाम में 125 शब्दों में लिखना होता ना, जो 125 के बाद 200 शब्दों में लिखना होता है यूपी पीसीएस में, या फिर आप यूपीएससी में भी देखोगे तो वहां भी आपको जो 150 शब्द या 250 शब्दों में लिखना होता है, तो इससे ज़्यादा आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये हम लोगों का,
आप टीम के पास जाओगे, व्हाट्सअप करोगे तो वहां पे डेमो मिलेगी, बहुत इत्मीनान से आप लोग देख सकते हो। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्षरण के बारे में मैं आपको बता रहा था कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम बताइए। अब जैसे आपने बारिश के पानी को पत्तियों पर टपकते हुए देखा होगा, फिर वो एक पर्टिकुलर जगह पर गिरता है और वहां पर क्या होता है, छेद बनाता जाता है, यानी कि मृदा का क्षरण हो रहा है। अब सोचो पूरे भारत में लाखों करोड़ों अरबों पत्तियां होंगी, तो कितनी जगह वो मिट्टी को क्या कर रहा होगा, क्षरण कर रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जो सबसे पहले होता है क्षरण, जो सबसे पहले क्षरण किया जाता है वो आपका क्षरण कहलाता है दोस्तों, बौछारी क्षरण कहते हैं, उसको हम लोग स्प्लैश इरोजन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सीट इरोजन, फिर आता है आपका रिल, फिर लास्ट में आता है आपका गली इरोजन। हालांकि इसके बाद एक और आता है स्ट्रीट करके आ जाता है, मतलब बड़े स्तर का जो होता है। तो गली इरोजन किसे कहते हैं, जैसे चंबल नदी के आसपास के जो खड्ड देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो है कि नलिका देखने को मिलती है, यानी छोटी सी। अच्छा एक अपर्दन आप अपने बारिश के समय में देखोगे कि अगर आपके घर पे टीन लगी हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से जो पानी गिरता है ये पर्टिकुलर एक एरिया को क्या करता है, पूरा गड्ढा बनाता है, फिर यहाँ से कुछ एक पानी गिरता है, फिर यहाँ से गिरता है। या फिर आप बारिश के समय में केंचुए को चलते हुए देखते होगे, तो इस एरिया में जो है कि क्या होता है, पूरा एक मृदा का अपर्दन करते जाता है। तो ये उसी से संबंधित चैप्टर था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा कि सबसे पहले आपको स्प्लैश करना है, फिर शीट, फिर रेल और फिर गली इरोजन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब महान्यायवादी के बारे में सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह अनुच्छेद नंबर 76 में वर्णित किया गया है। महान्यायवादी की भूमिका क्या होती है, तो ये हमारे विधि सलाहकार होते हैं एक तरीके से, या कानूनी सलाहकार हो सकते हैं। और किसके होते हैं ये, भारत सरकार के होते हैं। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, आते हैं स्टेटमेंट पर, देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हम वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं क्या। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, लूसेंट पढ़ी होगी, हर जगह क्या लिखा होता है कि भैया प्रधानमंत्री की मर्जी पर नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति, इनकी मर्जी पर होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 का प्रयोग करके। साथ ही साथ महान्यायवादी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है पारिश्रमिक। इनके लिए कभी भी वेतन भत्ते शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि कोई जटिल बात नहीं है, वेतन भत्ते करके भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, लेकिन इनका जो पारिश्रमिक है ये उनको वही मिलेगा जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा तय किया जाएगा। अर्थात प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या संसद मतलब संविधान में क्या इनके पारिश्रमिक की बात की गई है, नहीं, राष्ट्रपति तय करेगा कि भैया एक एग्रीमेंट करते हैं कि 5 करोड़ रुपए मिलेगा, 2 साल तक तुम्हें सरकार की कानूनी सलाहकार के रूप में रहना है। तो यहां पे ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं इसके, और क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट। पहला तो देखिए गलत हो गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट यहां पे कह रहा है कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। क्यों नहीं होंगे भैया, बिल्कुल हकदार होंगे, बशर्ते एक चीज को छोड़कर। पहली चीज, वो संसद की बैठक में बैठ सकते हैं, यानी वो बैठक को क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहां पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक, वहां पर वो बोल भी सकते हैं, यानी अपने विचार भी रख सकते हैं, परंतु वहां पर वो मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि मतदान करने का केवल जो अधिकार होता है वो संसद के सदस्यों को होता है। किसको होता है दोस्तों, संसद के सदस्यों को, जिनका चुनाव इलेक्शन के माध्यम से होता है। जबकि महान्यायवादी का चुनाव कोई इलेक्शन के माध्यम से नहीं होता, बल्कि आर्टिकल 76 का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे मतदान नहीं दे सकते, बाकी वो सारे विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें आप सदन की गतिविधियों से बाहर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है कि क्या वो विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, तो बिल्कुल नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, विशेषाधिकार के हकदार तो वो हैं। तो यहाँ पे न तो एक सही हुआ न दो हुआ। अब यहाँ पे पूरी व्याख्या देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बाकी पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा आज ही शाम में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न है, अप्लाइड प्रश्न पूछा गया है, जो मैंने पढ़ाया भी था घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। ऐसा क्या रीजन है कि स्विमिंग पूल आपका जो है कि क्या होता है, कम गहरा प्रतीत होता है। एक सेकंड होल्ड करिएगा दोस्त।
चलिए, आवाज आ रही है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई का कम गहरा प्रतीत होना क्या है। आप लोग अक्सर देखते हो कि कांच के गिलास में, स्टील के गिलास में एक सिक्का डाल दो, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, हमें लगता ही नहीं कि वो सिक्का जमीन पे है, वो ऊपर उठा हुआ होता है। या कई बार हम लोग पानी में मछली को देखते हैं, मछली ऐसा लगता है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, क्यों होती है? क्योंकि वो इसी की वजह से होती है। यहाँ पे ऑप्शन में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। सही आंसर होगा मेरे भाई अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होने की वजह से क्या होता है कि कुछ चीजें अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखती हैं। जैसे यहां पर देखोगे कि अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली और भी अन्य घटनाएं, जैसे बर्तन की तली पर पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, नदी की तली में पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखती है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, या तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। ये लास्ट के दो ऑप्शन भी कई बार पूछता है। कहने का मतलब हो गया कि सर जब आप 7:30 बजे शाम को जब आप सूर्यास्त देख रहे होते हो तो वो हमें सूर्यास्त दिख जरूर रहा होता है, लेकिन असल में वो 7 बजे ही जो है कि सूर्य देवता का अस्त हो चुका होता है। फिर भी प्रकाश अपवर्तन की वजह से वो हमें 7:30 बजे तक दिखते हैं। या फिर सुबह आपको 5 बजे जो है कि सूर्य भगवान के दर्शन हुए, लेकिन इसमें आपकी गलती है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कि 4:30 बजे ही जो है कि उग चुकी हैं। सॉरी, 5 बजे आएंगे, हाँ 5 बजे आएंगे, 4:30 नहीं 5 बजे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक बेसिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया, हालांकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद ही किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 5 आइज। आइज का मतलब हो गया आंखें, और 5 मतलब 5 देशों की आंखें, और ये खुफिया गठबंधन है। बिल्कुल सही बात है। किस लिए बनाया गया ये गठबंधन? तो इसको अगर आप देखोगे तो ये गठबंधन तैयार किया है इन लोगों ने, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अगर इन 5 देशों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या कोई हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, तो ऐसी जानकारी को गुप्त डेटाबेस के साथ ये पांचों देश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हुई हैं, और ये व्याख्या भी इसकी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी भी इसका पीडीएफ का साइज ना मेरे दोस्त ऊपर नीचे हो ही जा रहा है, कोई बात नहीं। अब इसकी यहाँ व्याख्या दी हुई है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको समझा दी है व्याख्या को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। नीचे 2 कथन दिए गए और जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को क्या है? अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। अब अंतरासस्यन एक कीवर्ड्स आया हुआ है। अंतरासस्यन का मतलब क्या होता है? जब 2 फसलों को एक साथ बो दिया जाता है, जैसे गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है, जौ के साथ मटर बो दी जाती है, तो इसे कहते हैं अंतरासस्यन। प्रश्न पूछ रहा है अनाज वाली फसलों के साथ अगर हम दलहनी फसलें बोते हैं तो क्या कोई नुकसान होता है? नहीं, बल्कि पूरक फसलों के रूप में कार्य करती। कैसे? अब जैसे मान के चलो कि अगर गेहूं की फसल बोई जा रही है और बीच में सरसों को छिड़क दिया गया, तो क्या सरसों की वजह से गेहूं खराब होगा? नहीं, वो अपनी पैदावार प्रॉपर करेगा। या फिर मटर को बो दिया, या फिर और भी कोई दलहनी फसल हमने बो दी, तो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब होता जब दोनों फसलें एक ही पोषक तत्व के लिए संघर्ष करती, तो ऐसा तो यहां पे होता नहीं है। इसीलिए यहां पर दोनों ही, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट की ओर चलेंगे मेरे भाई। पहला तो देखो सही है, मैंने बता दिया। दूसरे स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों के लिए नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक फसल जो होती है, मान के चलो कि ये मृदा की कई सारी लेयरें हैं, ठीक है, ये मृदा की कई सारी लेयर है, और यहाँ पे आपने कुछ पेड़ वगैरह उगा दिए, फसलें वगैरह, तो एक पेड़ की जो जड़ होती है वो यहीं तक सीमित होती है, ऊपर की परतों में, लेकिन वहीं पे एक दूसरा पेड़ है जिसकी जड़ें क्या है? गहरी परतों में है। तो इसको पोषक तत्व यहां से मिलेगा, इसको यहां से मिलेगा, तो दोनों में कोई प्रतिसंघर्ष की बात है ही नहीं, कोई संघर्ष होगा ही नहीं। इसका मतलब दोनों ही बातें यहां पर सही हैं। परंतु
ये दोनों एक दूसरे की कोई व्याख्या विशेष तौर पे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए केवल बी वाला स्टेटमेंट सही होगा, मतलब दूसरा और पहला सही है लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम उठाएंगे अब नेक्स्ट हमारा। देखो व्याख्या अगर आपको पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वैसे जितना मैं बता रहा हूं वो पर्याप्त लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं यहां पर, मतलब पर्याप्त बता दे रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले ये प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक बताना है, जैसे पाई मेसन की खोज कब हुई, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई और प्रोटॉन की खोज कब हुई। ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, क्या थी, बहुत फैक्ट इंक्लूडेड थी। और ऐसी फैक्ट की इंफॉर्मेशन को सामान्यतः आपको आयोग के द्वारा फंसाया जाता है कि आप माइनस मार्किंग में जाओगे। बता दो जरा, कितने साइंस के बच्चे हों भले वो, लेकिन उनका ईयर वाइज याद नहीं होगा, बहुत ही रेयर बच्चे होंगे। तो ऐसे में आपको अपनी फाइट नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए। हालांकि यहां नहीं छोड़ेंगे, यहां तो हम उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देख लेते कौन कौन लोग थे। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी हुई है 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की 1909 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की 1932 में चैडविक ने की। पाई मेसॉन की 1935 में एच युकावा ने की। यही 4 पूछा गया है, लेकिन 3 और देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की 1932 में एंडरसन, न्यूट्रिनो की पाउली और हिग्स बोसान, जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए किया गया था पीटर हिग्स के द्वारा 1964 में। और अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, आई थिंक पीटर हिग्स की शायद डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है एक बार। तो याद कर लेना इसको, क्योंकि आरओ ऐसे प्रश्न बना चुका है, अभी इसी पेपर में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि गांधी जी को फिर से पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। बिल्कुल, क्योंकि गांधी जी जब अफ्रीका गए थे, एक वकालत करने गए थे, किसी मामले से गए थे, बड़ौदा के कोई महाराजा थे उनके मामले में। लेकिन वहां पर जब उन्होंने देखा ना बहुत सारे भारतीय जो अंग्रेजों के द्वारा भेजे जा रहे हैं मजदूर बना के, तो उन्होंने देखा कि इनका भी यहाँ पे शोषण हो रहा है, लेकिन अगर मैं इनको एकजुट करके अंग्रेजों का विरोध करना सिखाऊं तो ये लोग क्षमतावान हैं और ये लोग काम कर पाएंगे इस तरीके का। तो वहां पे चाहे सविनावज्ञा की विधि हो, सर्वोदय का मेथड हो, सत्याग्रह की बात हो, अहिंसक गतिविधि की बात हो, नमक कानून जैसे प्रॉब्लम्स की बात हो, असहयोग की बात हो, बहिष्कार की हो, तो इन्होंने इस चीज को तैयार किया, वहां पर देखा, इसका अप्लाइड किया। गांधी जी ने वहां पे संघर्ष के माध्यम से इस नई नई पद्धतियों को सीखा और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया। क्योंकि इसी विधि के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, जिसमें आमरण अनशन करना उन्होंने शुरू कर दिया, तमाम अलग अलग आंदोलन किए और ये इनके लिए बेनिफिशियल थे। सेकंड पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अफ्रीका में देखकर जो है कि उन्हें लगा कि भाई भारतीयों को अगर मैं थोड़ा सा दिशा दे सकता हूं, थोड़ा सा गाइडेंस कर सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्यों के लिए तैयार हो सकते हैं, बलिदान हो सकते हैं। और यही काम फिर भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और जिसका परिणाम था 1942 का आंदोलन, जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है, लेकिन था तो कहीं ना कहीं गांधी जी की रणनीति पर ही आधारित और एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसकी वजह से अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी काफी कुछ। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। हालांकि आयोग ने जरूर इससे अलग माना था, लेकिन यही होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। और 14 देखिए मैथ का क्वेश्चन है भैया, तो खुद कर लेना, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन ये खुद करना आप लोग। चलिए एक और करंट अफेयर्स के प्रश्न को लीजिए। करंट अफेयर्स का नेचर देखो, देखो यूपी पीसीएस ने तो करंट का नेचर ही बदल दिया था। इसको देख लेते हैं ये कैसा करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जय वर्मा सिन्हा, ये पेन अच्छी नहीं है यार, कलर वाइज तो रेड ही ठीक है। चलिए पूछा जा रहा है जय वर्मा सिन्हा, मनोज नाथ, श्रेथा थाविसिन और डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। उस समय मैंने करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पूरे 1 साल के,
आई दृष्टि जो मैगजीन आती है, जो मोटी मोटी मैगजीन होती है, तो उसे जो है कि शॉर्ट करके मैंने नोट्स बनाए थे और उसमें मैंने जया वर्मा सिन्हा का नाम भी रखा था, श्रेथा थाविसिन का भी था, डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू का भी था। ये नाम नहीं था उसमें डेफिनेटली, लेकिन 3 ऑप्शन मिलने से भी आप आंसर लगा सकते थे, मैंने पढ़ाया भी था। जया वर्मा सिन्हा भारत की पहली महिला थी जिन्होंने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, जया वर्मा सिन्हा यहाँ पे मैच होंगी। श्रेथा थाविसिन को मैंने बताया था कि थाईलैंड के पीएम हैं, और डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ये हमारे मालदीव के पीएम हैं। मनोज नाथ जो बच जाते हैं ये टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक है। अब यहां पर देखोगे कि करंट का नेचर जरा इसमें देख लो, कैसा करंट का नेचर है कि एक तो प्रधानमंत्री को पूछा, राष्ट्रपति को पूछा। कहने का मतलब है कि जब 24 दिसंबर को यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है तो उसमें भी कई सारे पीएम को अलग अलग जगह से पूछ लिया गया है। तो ये एक थीम है कि आयोग हर साल कोई ना कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रश्न बनाता ही बनाता है, ठीक है। तो आपको क्या इससे समझ में आता है कि भैया 10 12 15 20, मैं ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया के याद करो, लेकिन जो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं या भारत में जिनकी कोई राजकीय यात्रा हुई हो या फिर मोदी जी किसी देश में गए हो, तो ऐसे देशों के कम से कम आप राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जरूर याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अफ्रीका देश में, ध्यान देना, किसी भी अफ्रीका देश में या फिर एशिया देश में, क्योंकि ये दोनों पिछड़े हुए महाद्वीप हैं, यहां पर अगर कोई महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बैठती है तो उसको जरूर याद कर लेना। 2023 में मैंने पढ़ाया था तंजानिया की महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन, पूछ लिया था वो डायरेक्ट प्रश्न, मैंने पढ़ाया था और वो प्रश्न आ भी गया था, ठीक है। तो जरा ऐसे जो थीम है ये आप पूरा करके चलिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। फिर कहोगे सर हमने पेपर तो पढ़ा था, पीवाईक्यूज तो किए थे, लेकिन आया नहीं कोई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी है कि आपने उस थीम को समझा कि नहीं, जैसे वो प्रश्न पूछ रहा है क्या आपने उस तैयारी को किया उस तरीके से, तो ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अनुसंधान संस्थान दिए हुए हैं और मिलान करने के लिए, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की लिस्टिंग भी आती है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, बिल्कुल सही। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, नहीं, तो ये देहरादून में नहीं है बल्कि शिमला में है। कहां पर है ये? शिमला में है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, देहरादून वाला नहीं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट जो कि असम में आता है, बिल्कुल सही है। फिर उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 4 युग्मों में से कितने युग्म सही हैं, तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, यानी 3 युग्म यहां पे सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में आता है, शिमला, ठीक है। और आप लोगों को यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि सर देहरादून में वन से संबंधित कौन सा संस्थान है, यह आपको बताना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका परासरण वाला प्रश्न, जो हम लोगों ने शायद कल यहीं पे होल्ड कर दी थी क्लास को। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज तो जो है कि कम समय में अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब कोई इशू तो नहीं है उतना, ठीक है। चलो देखो, वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में बनेगी, क्योंकि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। केवल आंसर पढ़ना तो आप भी पढ़ सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। आंसर पढ़ने के लिए तो आपके पास इतना दिमाग दिया ही है भगवान ने, आप तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको और अच्छे से डिस्कस कर लिया जाता है ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखो, परासरण की जो क्रिया होती है ना वो पानी से संबंधित होती है, लेकिन यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। अब विलायक और विलयन क्या है? विलायक मान लो एक चूर्ण होते हैं, कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं जैसे आपका चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब विलायक हो गए जिनको मिलाना है। विलयन क्या होता है? विलयन एक मिक्सचर होता है जो मिलकर तैयार होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे मिक्सचर, लेकिन अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो चीनी और नमक और नींबू का जो घोल होता है पानी में, वो विलयन कहलाता है। और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो हमारे बॉडी पे भी होती है, बाहर की सेल नहीं, अंदर की सेल होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब एक तरीके से छन्नी, जैसे चाय छानी जाती है तो चाय पत्ती बाहर रहेगी, तुलसी की पत्ती बाहर रहेगी, अदरक बाहर रहेगी, लेकिन जो चाय थी वो छन के आ गई जो हमें पीनी थी। तो ठीक उसी प्रकार से विलायक और विलयन के मध्य में अगर आप एक अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दोगे तो डेफिनेटली जो है कि वो अलग अलग कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एज लाइक विलयन मतलब चाय जो छन्नी से नीचे चली गई, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और विलायक एज लाइक अदरक हो गया, चीनी हो गई,
और चीनी तो मान लो घुल जाएगी, और चाय पत्ती हो गई, इस तरीके की चीजें अलग हो जाएंगी। पहला स्टेटमेंट सही है। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है? नहीं, परासरण में हमेशा क्या होता है कि ज्यादा से कम की ओर जाता है, यहाँ पे प्रतिलोम वाली बात होगी ही नहीं। तो दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, पहला केवल सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो क्या लिख रहा है कि वही विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण नहीं। अब प्रश्न भी जब परासरण से करके पूछा है तो भाई डेफिनेटली वो बात सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका बजट का। हालांकि बजट पे मैंने आरओ की परीक्षा से पहले एक सीरीज कराई थी 60 क्वेश्चन की, आज भी जाके यूट्यूब पर देख सकते हो, वहां पड़ी हुई है। और उसमें से डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आ गए थे बजट के ही। और इस बार भी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा इस पे डायरेक्टली, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर से देखकर पता चल जाता है कि यार बजट के किन किन सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। हालांकि इस बार तो आयोग ने सबको चौंकाया, और 2024 के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन नहीं रखा, न तो बजट से रखा यूपी के, न सेंट्रल बजट से रखा, सारी इकोनॉमी की घटना चक्र से प्रश्न दे दिए थे। मैंने बता भी दिया था कहाँ कहाँ से आए हैं वो प्रश्न। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। चलो टॉपिक को देखते हैं। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है, छोड़ दो इसे। फिर उसमें कह रहा है 84,883.16 राजकोषीय घाटा करोड़ रहने का अनुमान है। इसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं कि आपको 2-3 चीजें बजट में याद होनी चाहिए। ये तो पुराना बजट हो गया, अब ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 2025-26 का बजट। क्या पूछेगा आपसे? 2025-26 का बजट। अब इस बजट में आपको 2-3 चीजें याद करनी है, नोट डाउन कर लो। पहले तो टोटल अमाउंट याद कर लो कि टोटल अमाउंट कितना है बजट का। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी, उसमें आप फिस्कल डेफिसिट याद कर लो, यानी राजकोषीय घाटा कितना है। तीसरा, आप उसमें याद करो कि जो न्यू स्कीम्स हैं, मतलब कि जो नई योजनाएं हैं, वो कितने हजार करोड़ की हैं, 24,000 करोड़ की है कि 40,000 करोड़ की, जो भी है उसे याद कर लो। चौथा, आप इसमें देखो कि कुछ प्रमुख योजनाओं में जो आवंटन किया जाता है बजट का, वो आपको याद होना चाहिए। ये 4 तो मेजर थीम होती है, यहां से प्रश्न हर साल बनता है, अभी इसी में मिलेगा। क्या बताया मैंने? अमाउंट याद करो कि कितना अमाउंट है, फिजिकल डेफिसिट याद करो, न्यू स्कीम जो 24,000 रुपए की आती वो याद करो, 24,000, 30,000, 35,000 जो भी होगा। और आवंटन याद कर लो कि कितना किस योजना में आवंटन किया गया, मुख्य रूप से 5-6 योजनाओं को। ये प्रश्न की थीम होती है, और ये चीज हर साल आती है। और ये केवल यूपी ही नहीं, आपको सेंट्रल बजट में भी यही चीज आपको याद करनी है, क्योंकि यहां प्रश्न पूछता है मेरे भाई, प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखो बजट का क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पुराना हो गया, लेकिन पैटर्न मैंने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है। अब देखो ये क्वेश्चन आया है करंट का। प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव जी का निधन हो गया। रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जाकिर जकी हैदर जी का निधन हो गया। भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ। ध्यान देना कि इसमें से 2-3 कैरेक्टर ऐसे जिनका सितंबर में ही निधन हुआ था। मैंने करंट अफेयर्स में आप लोगों को बिंदेश्वरी पाठक जी के बारे में बताया था, और MS स्वामीनाथन जी के बारे में बताया था, और CR राव जी के बारे में भी बताया था। क्लास पड़ी हुई है, आज भी जाके देख लेना, 11 फरवरी से पहले क्लास करा दी थी। क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्वामीनाथन जी के बगैर क्या आज उत्तर भारत में इतना बड़ा मोटे अनाज हो पाते, खाद्यान्न हो पाता? क्या हमारे यहाँ से गरीबी जा पाती भोजन की? नहीं जा पाती। एक बड़ा योगदान दिया। सार्वजनिक सुलभ शौचालय सबसे बड़ा रामबाण सिद्ध हुआ महिलाओं के लिए। लड़के तो कहीं खड़े हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो जगह जगह पे सार्वजनिक शौचालय ओपन किए गए कि अगर कोई महिला, बेटी, बहन घर से बाहर निकलती है तो पब्लिक टॉयलेट्स उसे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, इवन कि मिलते ही नहीं थे। तो इन्होंने एक क्रांति ऐसी जगाई, ये भी इंपॉर्टेंट। और फिर भैया हमारे साइंटिस्ट की बात ही क्या करें, सांख्यिकीविद तो ये थे। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। अब इसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, ये नहीं जानना है। वही है ना कि आप इन्हें भी रट रहे हो तो यानी बेवकूफी कर रहा हो, लेकिन पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि अभी पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में अगर किसी महत्वपूर्ण हस्ती का निधन हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। आगे प्रश्न करते हैं हम लोग। चलो जी, ये भी आपका यूपीएससी का रिपीटेड प्रश्न है, और ये शायद 2017 का प्रश्न है। ये भी मैंने आपको कराया था घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में। यार शॉर्ट नोट्स ना, मतलब
कुछ लोग कहते हैं कि भाई घटना चक्र पढ़ के ही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। घटना चक्र पढ़ के आप बहुत करोगे, कितने क्वेश्चन करोगे, 50 से 60 क्वेश्चन करोगे। मेरिट इतने पे थोड़ा जाएगी, मेरिट तो जाएगी 140 पे, 135 पे, हिंदी को भी इंक्लूड करके। लेकिन घटना चक्र के बिना भी अगर आप जा रहे हो ना पेपर देने, तो ये मान के चलो कि यार जो 50-60 क्वेश्चन आप कम समय में खींच सकते थे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए घटना चक्र को पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन केवल इसे पढ़ के जाओगे तो नुकसान होगा। अब ये पूरी मोटी मोटी जो बुक आई हुई है 2025 की 24 की मत पढ़ो। मैं कह रहा हूं बस YouTube पे जाओ और 106 क्लास की जो वीडियो है उसे देख लो, मैराथन उसकी देख लो, 10-12 मैराथन होंगी, सारे सब्जेक्ट कवर है, सारे इंपॉर्टेंट चीज, और वहीं से 60 से अधिक प्रश्न आ गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं फिर आएंगे, लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि आप घटना चक्र नहीं छोड़ के जाओगे, ये आपके लिए कॉन्फिडेंट रहेगा। ये प्रश्न आपको पढ़ना जरूरी है कि बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। कि भैया कि अगर कोई बीज के जो आधार होते हैं कि हम बीज को कैसे तैयार करते हैं, जैसे ब्रीडर सीड हो गया, फाउंडेशन बीड हो गया, सर्टिफाइड सीड हो गया और न्यूक्लियस हो गया, तो कौन कौन से बीजों का जो क्रम होता है सबसे पहले शुरू होता है, तो इसको आप देखोगे, ठीक है, इसको यहां पे समझ लोगे कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियस बीड आएगा, मतलब न्यूक्लियस सीड आएगा, केंद्रक बीज। इसी केंद्रक बीज के द्वारा प्रजनन करा के ब्रीडर बीज तैयार किए थे, फिर इसी को बेस बनाया जाता है, फाउंडेशन बीज हो जाता है, फिर इसी को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किया था, फिर इसी को सर्टिफाइड कर दिया था, और उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है कि अलग अलग किस्म के जो है कि बीज आ चुके हैं, चाहे वो गेहूं के हों, गन्ने के हों, जिसके भी होंगे, ये पूरे बीज फिर मार्केट में ला दिए जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। यहां पे पूछा जा रहा है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है क्या। अब पीली क्रांति का संबंध क्या जूट उत्पादन से होता है क्या, जरा पहले मुझे यही बता दो। पीली क्रांति का गोल्डन गोल्डन जिसको हम लोग मतलब येलो येलो रिवॉल्यूशन कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो, भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, वेस्ट बंगाल देता है और बिहार देता है। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है कि भारत का जूट उत्पादन येलो क्रांति के कारण बढ़ा है, बिल्कुल, येलो क्रांति से संबंधित जो है कि है, इसीलिए जो है कि यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, और इसकी सही व्याख्या नहीं, एक मिनट, येलो क्रांति नहीं होगी यार, वो नहीं होगी, इसमें आएगी आपकी ब्राउन ब्राउन क्रांति आती है, मुझे भी देखिए दिमाग से उतर गया एकदम। पीली क्रांति तो आपके तिलहन के लिए रहेगी ना मेरे दोस्त। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद क्रमशः बांग्लादेश आते हैं, चीन आते हैं, उज्बेकिस्तान आता है, नेपाल आता है, लेकिन हमारे को अगर अपना देखना है तो इंडिया हो गया और सेकंड नंबर पे बीडी यानी बांग्लादेश हो गया। और राज्यों में भी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार जो मैंने अभी आपको बताया, फिर असम, ये प्रमुख जूट उत्पादक होते हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, जबकि जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति है। मैं गोल्डन नाम ले रहा था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया गोल्डन और येलो क्रांति में। तो गोल्डन फाइबर क्रांति आपकी आती जूट के लिए, जबकि येलो क्रांति आपकी तिलहन के उत्पादन के लिए होती, तेल का, जैसे सरसों का हो गया या जितनी भी तिलहन की फसलें होती हैं उसके लिए होती है। आगे चलते हैं। अब यहां पे हम करंट अफेयर्स का एक प्रश्न आया हुआ है, चलो करंट अफेयर्स के प्रश्न को, कौन सा प्रश्न नंबर है ये, अरे प्रश्न नंबर ही नहीं लिखा है, बस अभिकथन लिख के शुरू कर दिया। नहीं, मुझे लगता है शायद ये 20 नंबर का प्रश्न होगा, कोई बात नहीं। चलो हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है। रॉस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। एक तो ये पूछा जा रहा है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेटस मतलब स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, रूस और चाइना मिलके जो है कि कोई ना कोई एक एग्रीमेंट करके अमेरिका के खिलाफ तो जाके कुछ काम कर रहे हैं कि भाई हमें एक अलग अपना
स्टेशन तैयार करना है। लेकिन रॉस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था क्या? तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या को कि डी ऑप्शन दे रहा है, यानी पहला गलत है और दूसरा तो सही है। जो चाइना और अमेरिका का जो ये एग्रीमेंट चला ना आर्टेमिस समझौते के खिलाफ, हालांकि भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। अगर आपसे पूछे तो कह देना कि हाँ बिल्कुल भारत शामिल हुआ है आर्टेमिस में। अब यहां पर जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या लिखता है कि रॉस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चांद के ध्रुवीय रेजोयल यानी कि सतह सामग्री की संरचना और चंद्रमा के ध्रुवीय बाह्य मंडल के प्लाज्मा और धूल कणों का अध्ययन करना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान मिशन का निर्माण चंद्र सतह या चंद्रमा की कक्षा में किया जाएगा, जो चंद्र अन्वेषण, चंद्र आधारित अवलोकन, बुनियादी वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी सत्यापन जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को संपन्न करेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट से बेहतर बस आपको ये जानना था, पहला वाला इसलिए गलत था, हालांकि लूना 25 तो फेल भी हो गया था। और ILRS जो आपका रूस और चाइना के द्वारा जो एक अलग स्पेस स्टेशन तैयार किया जा रहा है चंद्रमा के लिए, जिसके लिए जो आर्टेमिस समझौता था 2020 का नासा के, इसके खिलाफ तैयार किया गया है। ठीक है, इसके खिलाफ तैयार किया जा रहा है। चलो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखो 21 तो भैया मैथ है, मैथ में मैंने पहले ही कहा कि आपको खुद कर लेना है। अच्छा नीचे ही था क्या? ये कहीं कहीं इन्होंने क्वेश्चन भी प्रिंट मिस्टेक कर दी मुझे लगता है। अब देख लो ये क्वेश्चन को आधा ही दे रखा है। देखता हूँ मैं इसकी पूरी PDF को एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से कोई इशू कर दिया हो। नहीं, नीचे तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। दूसरा, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है? शुष्क मतलब ड्राई हो गया, यानी जहाँ पे कोई वर्षा वगैरह नहीं हो रही है। तो दूसरी बात पढ़ना है हमें कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं क्या? तो कह सकते हो कि जब आप देखोगे शीत ऋतु के दौरान जो होता है, जो आपका 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो इस तरीके से व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, ये तो नीचे खसक जाता है, दक्षिणायन हो जाता है। तो क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट एक गलत रहेगा, क्योंकि सत्य है पहला और दूसरा गलत है। कैसे, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन बना रहेगा आपका। पहली चीज समझते हैं आप, भाई छोटा बड़ा मत हो, जैसा है वैसे ही। पहली चीज, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शुष्क और आर्द्र दो शब्द आपने सुने होंगे। एक सुनते हैं आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है जहां पे वर्षा होती है। और क्या सर्दियों में हमारे यहाँ वर्षा होती है? बहुत ही कम होती है, मान के चलो 2% होती है। वो भी किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि भूमध्य सागर में उठने वाले तूफान या चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है। तो भाई सर्दी के मौसम में क्या होता है, भारत का अधिकांश भाग तो शुष्क हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो पहले आपको यह देखना होगा कि अगर हम एक पृथ्वी बनाए 0 डिग्री पर है और 30 डिग्री पे हमारा भारत इसके बीच में लगभग यहां पे होता है, लेकिन जब शीत ऋतु की बात हो रही है तो भैया सूर्य तो यहां चमक रहा है ना, दक्षिणायन हो गया है। और जब दक्षिणायन हो जाता है तो व्यापारिक पवनें भी क्या होती हैं, लगभग 15 डिग्री साउथ में चली जाती हैं, दक्षिणायन हो जाता है उनका। और इस वजह से भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं में नहीं आता है। इसलिए दूसरा गलत है और पहला वाला ही सही है। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। हालांकि इसको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है, जो आप जाओगे यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे एक सीरीज मैंने चलाई है तपस्या नोट्स के नाम से, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया करती है। वहाँ पर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। चलो देखो, जो मैं कह रहा था वो चीज यहाँ लिखी भी है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। हल्की फुल्की बारिश यानी कि लगभग 2% मान लो, जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, केवल कहाँ पे, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में भी स्पेशली कहाँ पे, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी भी मान सकते हो। ठीक है। और वहीं शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव केवल पूर्वी तटीय भाग में होने के कारण वर्षा होती है। बाकी इन पवनों का प्रभाव देश के अधिकांश भाग पर होता ही नहीं है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे भी दक्षिणायन हो चुका होता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पर देखो नृत्य का मिलान करने को दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये स्टैटिक है। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया। क्या है स्टैटिक पोर्शन? अगर आप देखोगे कि नृत्य दिया हुआ है और राज्य, भरतनाट्यम भैया कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, सही दिया हुआ है। कुचिपुड़ी क्या हमारे यूपी में होता है क्या? ना, हमारे यूपी में कथक होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। सत्रिया शंकर, जो शंकर देव थे, शंकराचार्य कह दीजिए उनको, असम में लेके गए थे। और जो कथक होता है ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस तरीके से आपका मिलान हो गया 1 3 4 2। लेकिन आपको याद रखना है जो चीज वो समझो। क्या याद रखना है? कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, सत्रिया आपका असम और कथक आपका यूपी में होता है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखो। अब यहाँ पर देखो यूपी का भी आपसे कल्चर पूछ लिया गया है। यूपी का भी आपसे क्या किया गया है? कल्चर पूछ लिया गया है। जैसे अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। कल्चर से एक साथ दो प्रश्न, एक नेशनल लेवल का कल्चर पूछ लिया गया या कथक को इंक्लूड करके, और एक आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली यूपी का। चरकुला नृत्य तो ब्रिज के क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है, अवध में तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया स्टेटमेंट। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। कृष्ण के नाम पर ही आपको समझ लेना चाहिए था कि भैया ये तो मथुरा, वृंदावन, ब्रज वाले क्षेत्र में होगा। या तो ये स्टेटमेंट से होगा या तो ये होगा, क्योंकि अवध की अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम का क्षेत्र है वो। एक तरीके से अवध हो गया या फिर अयोध्या हो गया, फैजाबाद हो गया, तो ये सब तो राम भक्ति का क्षेत्र है। कृष्ण का कहां से हो गया? तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट को। ये आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि भाई इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप सही कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि प्रश्न यहीं से सही हो जाएगा आपका। चलो, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा आपका सही है, इसलिए केवल दूसरा ही सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो व्याख्या क्या कह रहा है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा के क्षेत्र में होता है, वृंदावन के क्षेत्र में कहता है। इस नृत्य में पर्दा घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े एवं लंबे बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करते हुए कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। और यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता, नहीं रसिया लोकगीत भी गाए जाते जो होली के दूसरे दिन किया जाता है, जो लठमार होली का एक वहां पे प्रचलन होता है। चलिए भैया आगे चलते हैं। कैलेंडर का प्रश्न है, आप लोगों को खुद सॉल्व कर लेना है कि 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने के सोमवार की तारीख कितनी है। सामान्यतः बहुत आसान प्रश्न है वैसे, अब मैं यहाँ पे बैठ के निकालूंगा तो नहीं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मेरे कराने से आपको नहीं आएगा, आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट वाइज है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपको यही बता देता हूँ मैं कि एक चीज नोटिस करना, आरओ का जो दोस्तों 2023 का प्रश्न पेपर हुआ है ना, ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न हुआ है वो कथन कारक पे हुआ है। ठीक, यूपी पीसीएस का पेपर देख लो जरा, 24 वाला जो हुआ है वो भी कथन कारक पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि आयोग एक नए पैटर्न की ओर जा रहा है। आप वो वन लाइनर टाइप की चीजें अब याद करके नहीं एकदम सही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल से। कथन कारक के प्रश्न वही कर सकता है जिसने पूरा डिटेल से पढ़ा होगा चीजों को, जिसने पूरा डिटेल से क्या किया होगा, पढ़ा होगा चीजों को। बस भाई रुक जा रुक जा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कह रहा है कि उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में घना मतलब घना वनस्पति आवरण है। फिर हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अब बताइए कि दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा। इस प्रश्न को मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूं ताकि फिर कोई प्रश्न ये गलत नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि आपका जो जगह कहीं है, हाँ यहीं, चलिए यहीं देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर चीजें मैं समझा सकूं। देखिए यहां पर देखिए, मान के चलिए कि आपका ये कुछ पहाड़ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी एरिया हो गया जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर कह देते हैं। ये आपका ईस्टर्न एरिया हो गया जहां पे हम अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं, सिक्किम कह सकते हैं। और ये आपकी लगभग 0 डिग्री जा रही है। मान के चलो भूमध्य रेखा से दूरी किसकी कम है? नजदीक ये है।
भूमध्य रेखा से, तो भैया बारिश कहाँ पे होगी, वर्षा यहाँ पर होगी। और जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी वहीं पर वनस्पतियों की सघनता भी अधिक होगी। और इसीलिए सिक्किम को वैज्ञानिकों का स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम में प्रकार प्रकार की जो है भांति भांति की वनस्पतियां पाई जाती है। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जंगल वगैरह भी सबसे अधिक यही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसी कारण से। आप यहाँ देखो जम्मू कश्मीर में एक दो बारिश मुश्किल से हो गई तो बहुत बड़ी बात है। जब जहाँ पे वर्षा ही मेरे भाई कम हो रही है तो क्या यहाँ पे जंगल घने मिलेंगे। आप कभी जाओ पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में जाते होगे, कितने दूर दूर वृक्ष देखने को मिलते हैं, बहुत दूर दूर मिलते हैं। लेकिन वहीं आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आपको वृक्ष बहुत नजदीक नजदीक घने घने जंगल में मिलेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक वनस्पति आवरण है। आप जरा बता दो, ये नॉर्थ वाला एरिया हो गया, ये साउथ वाला हो गया, या दूसरी भाषा में इसको पूर्वी क्षेत्र कह सकता हूं, इसको पश्चिमी क्षेत्र, यानी जहां पे जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब इमेजिन करके बताओ, क्या उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति है क्या, यहाँ वनस्पति है क्या, नहीं है गुरुजी, गलत है स्टेटमेंट। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल होती है गुरुजी। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पाई जाती है, भूमध्य रेखा के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे तापमान की वृद्धि होती है और वर्षा यहाँ पे अच्छी मात्रा में होती है। इवन की जब मानसूनी वर्षा आती है तो सबसे पहले जो बंगाल की खाड़ी होती है वो यहाँ आके टकराती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा करा देती है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सर गलत है, दूसरा वाला सही है। चलिए थोड़ा छोटा हो जा मेरे भाई, बस बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है यार मुझे भी चीज़ों को समझने के लिए और समझाने के लिए। चलो व्याख्या मैंने वही दे दी है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिख भी रहा है जो मैंने आपको बताई कि उत्तरी ढलान पर वर्षा की मात्रा कम होती है, जबकि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तर पश्चिम मानसून के कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। और इसीलिए आपने कुछ शहरों के नाम सुने होंगे वहाँ पे, असम में, मेघालय में चेरापूंजी हो गया, मौसिन राम हो गया। तो ये सब क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका है, चलो ये प्रश्न क्या कह रहा है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजाराम मोहन राय थे। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से समझो, 3 बातें दी हुई हैं। एक तो संवाद कौमुदी, आपने देखा कि हाँ सर बिल्कुल सही है, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय देते थे। यहाँ पे गलत भी हो सकता है, क्या वो साप्ताहिक थी, क्या वो बंगाली भाषा में थी, ये चीज तो देखी नहीं आपने। क्या वो बंगाली भाषा में है, या साप्ताहिक है कि पाक्षिक है कि मासिक है कि सालाना है, क्या वो बंगाली भाषा में है कि उर्दू में है कि फारसी में, ये देखना जरूरी है। स्टेटमेंट जब भी पेपर का है तो पूरा पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि बस प्रतिपादक का नाम देखा और टिक कर दिया। विधवा जलाने की प्रथा, या इसे ही हम कह सकते हैं सती प्रथा, ठीक है। प्रश्न को देखो घुमाया, विधवा, विधवा कौन होता है, विधवा कौन होता है भाई, जिसका पति मर गया। तो ये माना जाता था कि भाई जब पति मर गया तो आपकी सामाजिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो आप जल जाओ और आपका खत्म हो जाए कहानी। की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको व्याख्या भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अरे भाई तू छोटा बड़ा मत हो। चलो यहाँ पे तो इनकी व्याख्या ही कटी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहीं से आंसर को। देखो संवाद कौमुदी की अगर मैं बात करूं तो यह एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक जो है राजाराम मोहन राय जी की थी, बिल्कुल सही है। साप्ताहिक भी थी, बंगाली भाषा में भी थी, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय जी की थी। विधवा को जलाने अर्थात सती प्रथा, विधवा को जलाने अर्थात सती प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसी में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। समझ में आ गई बात। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहां पे मिलान करना है आपको। देखो क्या लिख रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलान करना है। यहां पे आप देखोगे इस तरफ रचनाएं लिखी हुई हैं, यहां पे उसके लेखक या उससे संबंधित शासक लिखे हुए हैं। जैसे फतू उस सलातीन, फतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, खजाइन उल फतू। अब आपको मिलान करना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आप देखोगे फतू उस सलातीन की बात करेंगे तो ये इसामी साहब ने लिखी है, अब्दुल मलिक इसामी साहब ने। लेकिन फतुहात फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ये खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है।
तारीख फिरोज शाही, यह भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी देती है, लेकिन इसको जियाउद्दीन बर्नी साहब ने लिखी है। और खजाइन उल फतू हो गई अमीर खुसरो की रचना। एक और रचना ये लिखते हैं आशिकी, प्रेम कथा के रूप में लिखते हैं, ठीक है, आशिकी, जिसमें देवल की कहानी वगैरह दी हुई है। तो खजाइन उल फतू जो है कि कौन लिखता है, आशिकी भी कौन लिखता है, अमीर खुसरो लिखते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहां पर लिख रहा है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। पहली चीज कि भाई कार में भी तो लोहा लगा होता है, तो क्या वो आकाश की बिजली से सुरक्षित रहते हैं? अगर उनके शीशे, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद है तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं व्यक्ति जो है कि। और दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है दूसरा, लिख रहा है कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और ये दोनों ही बातें सही हैं। चालक का मतलब यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ चालक का मतलब पूछा जा रहा है कि क्या वो सुचालक के रूप में काम करती है या कुचालक के रूप में। तो अंदर से वो कुचालक के रूप में काम करती है, जिसकी वजह से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है क्या, आवेश। आवेश का मतलब क्या, करंट। जो बिजली आई है गाड़ी के ऊपर तो होगी, गाड़ी के ऊपर तो लोहा लगा है तो उस पर तो करंट आएगा, लेकिन अंदर जो है कि वो प्रवेश नहीं कर पाता है, खाली चालक की तरह व्यवहार करती है। तो दोनों ही बातें सही है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इसकी एक व्याख्या भी करता है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहो तो किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और यदि इसे आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, केवल ऊपर ही। दरअसल बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार खोखले चालक के समान व्यवहार करती है, इसी कारण उसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, विद्युत की घटनाओं से बच जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर उसके बाद स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 करके स्टॉप कर देंगे दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। राइन नदी उत्तरी जर्मनी का औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। बिल्कुल, जर्मनी नहीं, यूरोप की जो है कि इसको बहुत महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। वहीं रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। बिल्कुल, लेकिन रॉटरडम किसकी राजधानी है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसमें गलत होने की कोई बात ही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये भी मैंने घटना चक्र शॉर्ट नोट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज पढ़ा दी थी। यहाँ पे आपको देखोगे कि राइन नदी का उद्गम आल्प पर्वत से होता है। यह यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन और रूस जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में है। ये रूस नहीं होना चाहिए, ये रूर होगा, ठीक है। जो कोयले का औद्योगिक क्षेत्र उसकी बात हो रही है। यहीं पर जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र राइन बेसिन में ही आता है। बॉन और बेसल शहर भी इसी तट पर स्थित है। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी भी और नीदरलैंड का जो है कि प्रमुख बंदरगाह भी कहलाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। चले बस करें अब, बाकी कल हम लोग थोड़ा और स्पीड से कर लेंगे। मेन है कि चीज़ों को समझना भी तो जरूरी है यार। अगर केवल बस आप क्वेश्चन आंसर को रटने आए हो तो वो तो किताब की पीडीएफ आप निकलवा लो, वहीं से रट सकते हो, ठीक है। तो जरूरी है कि आपने सीखा कितना, आपने किसी पैटर्न को सीखा कितना, कितना आपने उस अप्रोच को डेवलप किया। और बाकी अगर आप लोग फिर से चाहते हो तो ये आप देख लेना कि इस नंबर पर जाके आप व्हाट्सअप कर लेना। ये हमारी टीम का जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है 8527594636। इस पे जाके व्हाट्सअप कर लोगे, सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ की, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से, और पूरी कोशिश रहेगी कि कल मेरा इसी में निपटा दूंगा मैं, ठीक है। नहीं निपटेगा तीसरा पार्ट करेंगे, क्योंकि चीजों को समझना भी तो मेरे दोस्त जरूरी है ना, केवल रटने से काम थोड़े चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।